रामगढ़ गांव की गलियों में सुबह की पहली किरण के साथ ही हलचल शुरू हो जाती थी। लेकिन माधव के लिए हर सुबह एक नया संघर्ष लेकर आती थी। वो अपनी छोटी सी रेहड़ी पर ताज़ी सब्जियां सजाता और मन ही मन भगवान को याद करता। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, बस एक पुराना 2 कमरों का मकान था। वहीं दूसरी ओर गांव के छोर पर बनी विशाल हवेली सेठ विक्रम सिंह की थी। विक्रम सिंह शहर का बड़ा अनाज व्यापारी था। गांव वालों के बीच वो अपनी अमीरी के लिए कम और अपनी अकड़ के लिए ज्यादा जाना जाता था। एक दोपहर जब माधव बाजार में अपनी सब्जियां बेच रहा था, विक्रम सिंह की महंगी गाड़ी वहां रुकी। धूल उड़ाती गाड़ी को देख माधव ने अपना चेहरा फेर लिया। विक्रम सिंह गाड़ी से उतरा और अपनी महंगी घड़ी देखते हुए बोला, अरे ओ माधव, सुना है आजकल सब्जियां कम बिक रही हैं। क्या हुआ? तेरे बाप की जो पुश्तैनी शान थी वो इस मिट्टी में मिल गई क्या? सेठ जी, वक्त सबका बदलता है। मेरे पिता ने जो खोया वो उनकी तकदीर थी और मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मेरी ईमानदारी है। आप अपना अनाज खरीदिए और शहर जाइए। मुझसे उलझने में आपको क्या मिलेगा? अबे ईमानदारी की बातें मत कर। याद है ना, तेरे बाप ने मेरे खानदान से जो कानूनी लड़ाई लड़ी थी उसकी सजा तू आज भी भुगत रहा है। तेरी वो 2 बीघे जमीन जो मैंने हथियाई थी उस पर आज मेरा गोदाम खड़ा है और तू आज भी सड़कों पर आलू गोभी बेच रहा है। तभी माधव की पत्नी मीरा वहां आई। उसने विक्रम सिंह को देखा और नफरत से बोली, जी चलिए यहाँ से। इन जैसे लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं। जिनके दिल में जहर भरा हो उनसे बात करके क्या फायदा। मीरा, अपनी जुबान संभाल, वरना याद रखना, जिस घर में तुम तीनों सिर छुपाते हो उसे नीलाम करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस रात विक्रम सिंह अपनी हवेली के बरामदे में बैठा था। उसके दिमाग में माधव का वो शांत चेहरा और मीरा की खरी खोटी बातें गूंज रही थी। उसने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, मुनीम जी, मुझे वो कागजात चाहिए। माधव के घर के पास वाली जो खाली जमीन है वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। और सुना है माधव ने इस बार बीज खरीदने के लिए साहूकार से छोटा सा कर्ज लिया है। जी सेठ जी, लिया तो है। उस साहूकार का कर्ज मैं चुका दूंगा। अब से माधव मेरा कर्जदार होगा। मुझे उसे सड़कों पर लाना है। उसे एहसास होना चाहिए कि विक्रम सिंह से दुश्मनी महंगी पड़ती है। कुछ महीने बीत गए। मीरा ने माधव को सलाह दी, जी गांव में कोई सब्जी नहीं खरीदता, शहर जाइए, वहाँ मुनाफा ज्यादा होगा। सुना है वहाँ के लोग ताजी सब्जियां ढूंढते हैं। माधव मान गया, लेकिन शहर जाने के लिए उसे थोड़े और पैसों की जरूरत थी। वो मजबूरी में विक्रम सिंह के पास गया। उसे उम्मीद थी कि शायद व्यापार के बहाने ही सही विक्रम सिंह मदद कर देगा। हवेली पहुंचते ही विक्रम सिंह ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई कीड़ा देख रहा हो। सेठ जी, मुझे शहर जाकर व्यापार शुरू करना है। मुझे कुछ रुपयों की मदद चाहिए। मैं पाई पाई चुका दूंगा। अरे ओ माधव, आओ आओ, आज सूरज कहाँ से निकला है। दुश्मनी अपनी जगह है पर मदद करना हमारा धर्म है। ये लो पैसे, लेकिन बदले में तुम्हें अपने घर के कागजात यहाँ रखने होंगे, बस एक औपचारिकता के लिए। माधव भोला था। उसने सोचा कि शहर में सब्जियां बेचकर वो जल्दी पैसे कमा लेगा और कागजात छुड़ा लेगा। उसने अंगूठा लगा दिया। उसे नहीं पता था कि विक्रम सिंह ने कागजों पर कर्ज नहीं बल्कि बिक्री के इकरारनामे पर साइन करवा लिए थे। माधव शहर पहुंचा। दिन भर उसने बहुत मेहनत की। शाम होते होते तेज बारिश होने लगी। शहर की सड़कों पर वो अकेला था। उसे याद आया कि विक्रम सिंह का शहर में एक बड़ा बंगला है। उसने सोचा। जब वो विक्रम सिंह के बंगले पर पहुंचा तो वहां गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। ओए, कहाँ घुसा चला आ रहा है? भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। भाई, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं सेठ जी का परिचित हूँ। रामगढ़ गांव से आया हूँ। जाकर कहिए माधव आया है। गार्ड अंदर गया और विक्रम सिंह को बताया। विक्रम सिंह उस वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। विक्रम सिंह ने खिड़की से नीचे भीगते हुए माधव को देखा और अपने दोस्तों से बोला, देखो, ये मेरे गांव का एक सब्जी वाला है। सालों पहले इसके परिवार ने मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। आज देखो, कुत्ता बनकर मेरे दरवाजे पर खड़ा है। अरे ओ माधव, क्या हुआ? शहर की हवा रास नहीं आई क्या? और तू मेरे घर कैसे आ गया? मेरी पत्नी घर में अकेली है और मैं किसी ऐरे गैरे को घर में नहीं घुसने देता। निकल यहाँ से। सेठ जी,
बाहर बहुत तेज बारिश है, मैं कहाँ जाऊंगा? आपने ही तो कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। मदद पैसों की थी, धर्मशाला नहीं खोल रखी है। और सुन, आइंदा मेरे घर की तरफ कदम भी मत रखना, अपनी औकात याद रख। बारिश की बूंदों के साथ माधव के आंसू भी गिर रहे थे। उसे मीरा की बात याद आई, लोग एहसान फरामोश होते हैं। उस रात माधव एक फुटपाथ पर भीगता रहा और विक्रम सिंह अंदर अपनी जीत का जश्न मनाता रहा। शहर के उस अपमानजनक सफर से लौटने के बाद माधव पूरी तरह टूट चुका था। उसने मीरा को सारी बात बताई। मीरा का खून खौल उठा। मैंने आपसे कहा था ना जी, वो सांप है, उसे दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं। अब हम उसका एक पैसा भी नहीं रखेंगे। हम दिन रात एक कर देंगे, लेकिन उसका कर्ज चुकाकर अपना घर वापस लेंगे। माधव ने हिम्मत जुटाई। उसने शहर जाकर सब्जियां बेचना जारी रखा। मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माधव, मीरा और उनका छोटा बेटा आर्यन एक रिश्तेदार के यहाँ से लौट रहे थे। उन्हें नदी पार करनी थी। मॉनसून का समय था और नदी उफान पर थी। नाव छोटी थी और सवारी ज्यादा। अचानक बीच मंझधार में नाव डगमगाने लगी। मल्लाह चिल्लाया, नाव डूब रही है, जिसे तैरना आता है कूद जाओ। माधव को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने आर्यन को मजबूती से पकड़ रखा था। नाव पलट गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मीरा, आर्यन को पकड़ो। मीरा। आर्यन, मेरे बेटे जी, मुझे बचाओ। पानी का बहाव इतना तेज था कि माधव और मीरा एक दूसरे का हाथ छोड़ बैठे। गांव के कुछ लोग जो किनारे पर थे, उन्होंने पानी में छलांग लगाई। उन्होंने आर्यन को तो बचा लिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण माधव और मीरा पानी के गहरे बहाव में कहीं खो गए। अगले दिन उनकी लाशें मिली। पूरा गांव आर्यन की हालत देख रो रहा था। आर्यन अपने माता पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठा उन्हें झकझोर रहा था। बापू, उठो ना। माँ, देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ। अब तो आंखें खोलो, मुझे भूख लगी है माँ। जब ये खबर सेठ विक्रम सिंह तक पहुंची, तो उसके चेहरे पर दुख के बजाय एक क्रूर चमक आ गई। मुनीम जी, सुना आपने? रास्ता साफ हो गया। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब उस घर और जमीन को हड़पने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सेठ जी, वो लड़का आर्यन तो जिंदा है। गांव वाले उसे खाना खिला रहे हैं। अगर वो बड़ा हो गया तो हक मांगेगा। वही तो समस्या है। लेकिन मैंने एक तरकीब सोची है। मैं उसे गोद लेने का नाटक करूंगा। गांव वालों के सामने अपनी छवि सुधारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और एक बार वो मेरे साथ शहर आ गया तो फिर उसे ठिकाने लगाना आसान होगा। विक्रम सिंह तुरंत माधव के घर पहुंचा। वहां गांव वालों की भीड़ जमा थी। विक्रम सिंह ने अपनी आंखों में नकली आंसू लाए और आर्यन के पास जाकर बैठ गया। हाय, मेरा भाई चला गया। माधव, तूने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया? भले ही हमारे बीच अनबन थी, पर तू तो मेरा बचपन का यार था। आप चिंता मत कीजिए काका। माधव की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका बेटा दर दर की ठोकरें खाएगा। मैं आज ऐलान करता हूँ, आर्यन आज से मेरा बेटा है। मैं इसे शहर ले जाऊंगा, बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा और इसे अपना वारिस बनाऊंगा। नहीं, मुझे माँ बापू के पास जाना है। मुझे आपके साथ नहीं जाना। बेटा आर्यन, तुम्हारी माँ और बापू अब भगवान जी के पास चले गए हैं। अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। चलो मेरे साथ, वहां तुम्हें बहुत सारे खिलौने मिलेंगे। गांव का एक बुजुर्ग बोला। गांव वाले विक्रम सिंह की महानता के गुणगान करने लगे। उन्हें क्या पता था कि वो मेमने को कसाई के हवाले कर रहे हैं। शहर पहुंचते ही विक्रम सिंह का रूप बदल गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी पत्नी दामिनी आग बबूला हो गई। ये क्या है? ये किस गंदे लड़के को उठाकर ले आए तुम? इसकी शक्ल देखो, हफ्तों से नहाया नहीं लगता और तुमने इसे अपना वारिस कह दिया। मेरी बेटे का हक मारकर तुम इस सब्जी वाले के बेटे को दोगे? अरे दामिनी, शांत हो जाओ। वारिस तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असल में ये हमारा गुलाम होगा। माधव का घर और जमीन अब मेरी है। इस लड़के को यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि कोई सबूत न बचे। ये घर का झाड़ू पोछा करेगा, बर्तन मांजेगा और मुफ्त का नौकर बनकर रहेगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अच्छा, तो ये बात है। फिर ठीक है। ओए लड़के, खड़ा क्या है? जा जाकर जूते साफ कर मेरे। और याद रखना, आज से तेरा नाम आर्यन नहीं, छोटू है। आर्यन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे वो रात याद आ रही थी जब उसके पिता इसी घर के सामने भीग रहे थे। अब वो इसी घर में कैद था। आर्यन होशियार था। वो चुपचाप सब सुनता और समझता था।
एक दिन उसने दामिनी को विक्रम सिंह से कहते सुना, विक्रम सिंह, ये लड़का अब बड़ा हो रहा है, इसके कान खड़े होने लगे हैं। कल ये गांव जाएगा और लोगों को सच बता देगा। इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। तुम सही कह रही हो, कल ही इसे ठिकाने लगाता हूँ। अगले दिन विक्रम सिंह ने आर्यन से कहा, बेटा आर्यन, तुम्हारी नानी तुम्हें याद कर रही हैं। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले चलता हूँ। आर्यन खुश हो गया। वो विक्रम सिंह की गाड़ी में बैठ गया। विक्रम सिंह उसे शहर से बहुत दूर एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने गाड़ी रोकी। सेठ जी, यहाँ तो कोई घर नहीं है। मेरी नानी कहाँ है? तेरी नानी नर्क में बैठी तेरा इंतजार कर रही है। तुझे क्या लगा था मैं तुझे पालूंगा? तू तो मेरे रास्ते का कांटा था। आज ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। विक्रम सिंह ने अचानक आर्यन का गला पकड़ा और उसे घसीटकर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया। विक्रम सिंह ने मजबूत रस्सियों से आर्यन के हाथ पैर बांधे और उसे पेड़ से सटाकर बांध दिया। छोड़ दो मुझे सेठ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे घर जाना है। बचाओ, कोई बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा। रात को जंगली जानवर आएंगे और तेरी हड्डियों तक को चबा जाएंगे। माधव का नामो निशान मिट जाएगा। विक्रम सिंह वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। पीछे छोड़ गया एक मासूम बच्चा जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जंगल का सन्नाटा अब डरावना होने लगा था। सूरज ढल चुका था और गीदड़ों की आवाजें आर्यन के कलेजे को चीर रही थीं। रस्सियां उसके नन्हे हाथों में धंस चुकी थीं। माँ, कहाँ हो माँ? बापू, देखो ये सेठ जी ने मुझे कहाँ बांध दिया। मुझे डर लग रहा है बापू। कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ। तभी दूर से किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। वो शहर के सबसे बड़े उद्योगपति यशवर्धन की गाड़ी थी। यशवर्धन अपनी पत्नी ममता के साथ पास के एक मंदिर से लौट रहे थे। जी, गाड़ी रोकिए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे नहीं ममता, इस घने जंगल में बच्चा कहाँ से आएगा? कोई जानवर होगा। नहीं, मेरी ममता कह रही है कि कोई संकट में है। प्लीज एक बार देखिए। यशवर्धन ने टॉर्च ली और आवाज की दिशा में बढ़े। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। एक छोटा सा बच्चा रस्सियों से जकड़ा हुआ, पसीने और आंसुओं में नहाया हुआ था। हे भगवान, ये क्या अनर्थ है? बेटा, बेटा आंखें खोलो। तुम यहाँ कैसे? किसने किया ये? नहीं, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं घर नहीं मांगूंगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम सुरक्षित हो। यशवर्धन आर्यन को लेकर गाड़ी तक आए। ममता ने जब बच्चे की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत उसे अपने आंचल में छुपा लिया। घर पहुंचकर आर्यन को नहलाया गया और खाना खिलाया गया। कई घंटों बाद जब आर्यन थोड़ा सामान्य हुआ तो यशवर्धन ने उससे पूछा, अब बताओ बेटा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माँ बापू नदी में डूब गए। रामगढ़ के सेठ विक्रम सिंह मुझे अपने साथ लाए थे। उन्होंने मुझसे घर का सारा काम कराया और आज झूठ बोलकर यहाँ लाए और मुझे पेड़ से बांध दिया। वो कह रहे थे कि मेरा घर अब उनका है। वो नीच इंसान एक मासूम की जान लेने चला था। जी, आप जानते हैं कि डॉक्टर ने हमसे क्या कहा है? हमें कभी अपनी संतान नहीं मिल सकती। क्या आपको नहीं लगता कि ईश्वर ने इस बच्चे को हमारे पास भेजा है? देखिए इसकी आंखें, कितनी मासूमियत है इनमें। बेटा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम्हें पढ़ाऊंगा, काबिल बनाऊंगा। लेकिन सेठ विक्रम सिंह ने भी यही कहा था। फिर उन्होंने मुझे मारना चाहा। आप भी मुझे मारेंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। आज से तुम्हारा नाम आर्यन प्रताप सिंह होगा। तुम इस घर के वारिस हो, नौकर नहीं। समय का पहिया घूमता रहा। 15 साल बीत गए। वो छोटा सा आर्यन अब एक गबरू जवान बन चुका था। यशवर्धन ने उसे दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया था। आर्यन अब न केवल एक सफल बिजनेसमैन था, बल्कि वो मार्शल आर्ट्स और कूटनीति में भी माहिर था। एक दिन आर्यन अपने ऑफिस में बैठा पुराने कागजात देख रहा था। उसके सामने उसके असली पिता माधव की एक धुंधली सी तस्वीर थी। बापू, अब वक्त आ गया है। रामगढ़ की उस मिट्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। विक्रम सिंह ने सोचा होगा कि उसने एक बच्चे को मार दिया। उसे क्या पता कि उसने अपने काल को पाला है। आर्यन ने अपने गुप्तचरों से विक्रम सिंह की पूरी जानकारी निकलवाई। सर, विक्रम सिंह अब शहर का बड़ा अनाज माफिया बन चुका है। उसने आपके पिता की जमीन पर एक बहुत बड़ा गोदाम बनाया है। उसकी एक बेटी है काव्या। विक्रम सिंह उसे जान से ज्यादा चाहता है। वो काव्या की शादी किसी बहुत बड़े खानदान में करना चाहता है ताकि उसका रुतबा और बढ़ सके।
आर्यन सालों बाद अपने गांव रामगढ़ पहुंचा। उसने अपनी पहचान गुप्त रखी और एक विदेशी निवेशक के बनकर गांव में दाखिल हुआ। उसने देखा कि उसके माता पिता का घर अब एक खंडहर गोदाम में तब्दील हो चुका था। विक्रम सिंह वहां शान से खड़ा किसानों को धमका रहा था। अरे ओ, अगर इस भाव में अनाज बेचना है तो बेचो, वरना सड़ने दो खेत में। इस गांव में सिर्फ विक्रम सिंह का सिक्का चलता है। आर्यन गाड़ी से उतरा। उसकी चमक धमक देख विक्रम सिंह की आंखें चौंधिया गई। अरे साहब, आप यहाँ? मैं विक्रम सिंह, इस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? सुना है आप इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मैं यहाँ एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता हूँ। मुझे कुछ जमीनों की जरूरत है। अरे साहब, आप सही जगह आए हैं। मेरे पास बहुत जमीनें हैं। आप मेरी हवेली चलिए, वहाँ बैठकर बात करते हैं। आर्यन विक्रम सिंह के हवेली पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात काव्या से हुई। काव्या अपने पिता के बिल्कुल उलट थी, शांत, सुशील और कला प्रेमी। आर्यन ने जानबूझकर काव्या से बातचीत शुरू की। कुछ ही मुलाकातों में उसने अपनी बुद्धिमत्ता और शालीनता से काव्या का दिल जीत लिया। विक्रम सिंह को लगा कि अगर ये अमीर शहजादा उसका दामाद बन जाए तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। एक दिन यशवर्धन और ममता आर्यन का रिश्ता लेकर विक्रम सिंह के घर पहुंचे। विक्रम सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ यशवर्धन जी, आप स्वयं मेरे घर। मैं धन्य हो गया। मेरी बेटी आपकी बहू बनेगी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। विक्रम सिंह जी, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। दहेज की हमें जरूरत नहीं। बस एक छोटी सी शर्त है, शादी हमारे शहर वाले पैलेस से होगी और धूमधाम से होगी। जो आप कहें साहब, मैं अपनी पूरी जायदाद लगा दूंगा इस शादी में। शादी की रस्में शुरू हुई। विक्रम सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने काव्या को विदा करते हुए आर्यन से कहा, भरोसा रखिए सेठ जी, मैं उसका वैसा ही ख्याल रखूंगा जैसा आपने मेरा रखा था। विक्रम सिंह इस वाक्य का मतलब समझ नहीं पाया और मुस्कुरा कर रहा। शादी के बाद काव्या आर्यन के प्यार और उसके परिवार के संस्कारों में पूरी तरह ढल चुकी थी। वो आर्यन को अपना सर्वस्व मानती थी। लेकिन आर्यन के मन में एक तूफान शांत था, जिसे आज बाहर आना था। एक शाम आर्यन ने काव्या को अपने कमरे में बुलाया। उसके हाथ में एक पुरानी फटी हुई कमीज और कुछ पुराने कानूनी दस्तावेज थे। आर्यन, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। और ये फटे हुए कपड़े, ये किसके हैं? काव्या, ये कपड़े उस 7 साल के बच्चे के हैं जिसे 15 साल पहले एक जल्लाद ने मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। और ये दस्तावेज उस जमीन के हैं जिसे धोखे से हड़पा गया था। काव्या, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं कोई पैदाइशी रईस नहीं हूँ। मैं उसी रामगढ़ गांव के माधव का बेटा हूँ, जिसे तुम्हारे पिता ने दर दर की ठोकरें खिलाई, जिसे तुम्हारे पिता ने अपनी आंखों के सामने अनाथ होते देखा और फिर उसकी जान लेने की कोशिश की। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने पिता की घिनौने चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, ये झूठ है। मेरे पिताजी थोड़े सख्त जरूर हैं, पर वो खूनी नहीं हो सकते। अगर ये सच है आर्यन, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये सब सिर्फ बदले का हिस्सा था? शुरुआत में शायद हाँ, लेकिन काव्या, तुम अपने पिता जैसी नहीं हो। तुम एक नेक इंसान हो। मैंने तुम्हें सच इसलिए बताया क्योंकि अब वक्त आ गया है विक्रम सिंह को उसका असली चेहरा दिखाने का। अगले दिन आर्यन ने विक्रम सिंह को शहर बुलाया। विक्रम सिंह बहुत खुश था। उसे लगा कि दामाद जी ने किसी बड़े बिजनेस डील के लिए बुलाया है। जैसे ही वो यशवर्धन की हवेली के हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां गांव के कई लोग और कुछ पुलिस वाले थे। अरे दामाद जी, ये सब क्या है? कोई पार्टी है क्या? आर्यन हॉल के बीचों बीच आया। उसकी आंखों में आज वो 7 साल का बच्चा नहीं, बल्कि न्याय करने वाला काल था। पार्टी नहीं विक्रम सिंह, हिसाब का दिन है। याद करो 15 साल पहले का वो जंगल, बरगद का वो पेड़ और वो छोटी सी जान जिसे तुमने बांध कर छोड़ दिया था। विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। तुम कौन हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं वही छोटू हूँ जिसे तुमने अपनी पत्नी के कहने पर मारने की साजिश रची थी। मैं माधव का बेटा आर्यन हूँ। नहीं, वो मर गया। मैंने खुद देखा था। कोई वहां नहीं आया था। कुदरत आई थी विक्रम सिंह। जिस जमीन के लिए तुमने मेरे पिता को सताया, वो जमीन आज फिर मेरी है। तुम्हारे सारे गोदाम, तुम्हारी हवेली, सब अब बैंक के कब्जे में है। क्योंकि तुमने जो कर्ज लिया था, उसके पीछे का असली मालिक मैं हूँ। विक्रम सिंह पागलों की तरह काव्या की तरफ भागा। बेटी काव्या, देख ये क्या कह रहा है। ये तेरा पति है। इसे समझा, इसे रोक। काव्या ने नफरत से विक्रम सिंह का हाथ झटक दिया। उसके शब्दों ने विक्रम सिंह को जीते जी मार डाला। मुझसे दूर हटिए। मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने एक मासूम बच्चे के साथ जो किया, उसके बाद आप मेरे पिता कहलाने के हकदार नहीं हैं। मेरी नजरों में आप एक अपराधी हैं।
आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। नहीं काव्या, ऐसा मत कह, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम बर्बाद हो चुके हो विक्रम सिंह। तुमने सोचा था कि तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन तुमने अपनी औलाद की नजरों में अपना सम्मान खो दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। पुलिस, इसे ले जाइए। विक्रम सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। विक्रम सिंह को धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के जुर्म में जेल हो गई। उसकी पत्नी दामिनी, जो अहंकार में डूबी रहती थी, अब एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर थी, जहां उसे कोई पूछने वाला नहीं था।